चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज है बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है आपका नंदलाल बसु। नंदलाल बसु एक इम्पोर्टेंट मतलब एक बंगाल शैली के एक प्रमुख कलाकारों में इनकी गिनती होती है। और ऐसे में आज हम शुरुआत करते हैं नंदलाल बसु। नंदलाल बसु सबसे पहले हम लोग जन्म देखते हैं। इनका जन्म इनका जन्म 3 दिसंबर 1883 बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर गांव। कहा हुआ था इनका जन्म? बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए इनकी मृत्यु देखते हैं। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 कलकत्ता में हुई थी। तो ये जन्म और मृत्यु लगभग हम आपको जितने भी खास तौर से जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट है या ऐसे भी जन्म मृत्यु बताते हैं, और क्योंकि जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जन्म का कहाँ हुआ, कब हुआ। 3 दिसंबर 1883 बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर गांव में, और इनकी मृत्यु हुई है 16 अप्रैल 1966 में कलकत्ता में। नंदलाल बसु को मास्टर दा इनको मास्टर दा या मास्टर दा या मास्टर मोशाय, क्या है? मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध थे। क्लियर है? इनको मास्टर दा या मास्टर मोशाय कह सकते हैं, इस नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बंगाल में अक्सर जो है वहां पर बोलते हैं बाबू मोशाय, मास्टर मोशाय, ठीक है, या मास्टर दा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये इन नामों से प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चित्र बनाए हैं, लगभग 10,000 चित्र इन्होंने बनाए हैं। अगर आज हम देखें तो उनके जो चित्र हैं, आज भारत के विभिन्न स्थानों पर उनके चित्र सुरक्षित हैं। तो ऐसे में जो उनके जो चित्र सुरक्षित हैं, और उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, चित्र सुरक्षित हैं, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जो है इनको उपाधियां और सम्मान मिला है। तो इनको आइए देखते हैं इनकी उपाधियां और इनको सम्मान कहां कहां मिला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1950 में विद्यालय ने इन्हें डी लिट, कौन सी उपाधि? डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? याद कर लीजिएगा, इन्हें डी लिट की उपाधि जो है बनारस ने 1950 में दी थी। बात करते हैं 1950, सॉरी 1950। इसी तरह से 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। और 1957 में, इसी तरह से 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता, ठीक है, विश्वविद्यालय कलकत्ता, इन्होंने भी डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। तो ये 3 ऐसे नाम मैंने साथ बता दिए हैं कि डी लिट की उपाधि किन किन लोगों ने कब कब दी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। और क्या मिला है? 1952 में हमने डी लिट एक साथ बता दिया। अब बात करते हैं 1952 में। समय ना देखिएगा, हमने डी लिट को लेकर चला है।
1952 में इन्हें देशी कोत्रम की उपाधि, कौन सी उपाधि, विश्व भारती संस्था ने इन्हें देशी कोत्रम की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन सी, देशी कोत्रम की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। कौन समय है, 1952 में विश्व भारती संस्था के द्वारा इन्हें देशी कोत्रम जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से 1953 में, ठीक है, शांति निकेतन में इनको दिया गया था अर्थदान। क्या है वो, उसका नाम है अर्धदान, क्या है वो, 1900 आश्रमिक संघ में शांति निकेतन में अर्धदान उत्सव में सम्मानित किया गया था, शांति निकेतन में। इसी तरीके से 1954 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार देख ले फिर मैं इसको डिलीट करके आगे लिखते हैं। मैंने कहा बना बीएचयू ने इनको डीलिट की उपाधि, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि, सन अलग अलग दे दिए मैंने। ठीक है, 63 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि, तीनों एक साथ मैंने बताया। 52 में विश्व भारती संस्था ने देशी कोत्रम की उपाधि, 53 में शांति निकेतन में अर्धदान उत्सव में इनको सम्मान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप बताने जा रहा हूं आपको कि 1954 में इनको 1954 में भारत सरकार ने इनको एक ऐसा सम्मान दिया जो चित्रकारी में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, उसका नाम है पद्म विभूषण। क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, क्लियर हो रहा है। तो ये पहले चित्रकार है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण पाने वाले नंदलाल बसु पहले चित्रकार थे, पद्म विभूषण पाने वाले पहले चित्रकार थे, याद रखिएगा। पद्म विभूषण पाने वाले ये क्या थे, नंदलाल बसु, ये पहले चित्रकार थे जिनको सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया है। उस समय क्या है, 1954। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसे जो है पद्मश्री दिया गया है, किसे पद्म विभूषण और किसे जो है पद्म जो है उपाधि दी गई। तो आगे बात करते हैं पद्म भूषण। इसके बाद और क्या इनको सम्मान मिला है, 1954 के बाद 1956 में, ठीक है, 1956 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के ये सदस्य भी बने थे। क्लियर हो, ये क्या है, सदस्य भी बने थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंदलाल बसु के पिता का नाम, नंदलाल बसु के पिता का नाम था पूर्णचंद्र बसु। ये दरभंगा के इंजीनियर थे, जिनका नाम था पूर्णचंद्र बसु। मां का नाम क्षेत्रमणि
जो एक शिल्पकार थी। पत्नी का नाम सुधीरा देवी, पुत्री का नाम गौरी। ये इनसे परिवार के जुड़े थे। कला गुरु का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर। कला गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आइए बात करते हैं, इनका जो बचपन है वो खड़गपुर में बीता। इनको 1497 में खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी थे, उनके खुदीराम बोस नाम के एक मतलब खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी थे, उन्हीं के नाम का एक स्कूल था, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, स्कूल यानी माध्यमिक स्कूल, ध्यान देना, माध्यमिक स्कूल यानी माध्यमिक विद्यालय में इनका दाखिला करा दिया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुदीराम माध्यमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात कलकत्ता आए। कलकत्ता में जर्नल सोसाइटी स्कूल, कौन सा है? कलकत्ता में जर्नल सोसाइटी कॉलेज, जर्नल सोसाइटी कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। यहां संस्कृत में शिक्षा दी, ठीक है, संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। क्या जरूरत है स्पीकर ऑन करने की भाई? बंद करो सुनीता, मैं मना कर चुका कितनी बार, क्लास टाइम स्पीकर क्यों ऑन कर देते आप लोग? अरे स्पीकर आप चुपचाप सुनिए, स्पीकर ऑन करने क्या दुख है? मैंने कहा कि कलकत्ता जर्नल सोसाइटी कॉलेज में संस्कृत में यहां पर इनको शिक्षा दी जाती थी, और यहां ये शिक्षा जो दी जाती संस्कृत में, लेकिन इनका जो लगाव था वो किसकी ओर था? उनका लगाव जो था वो मूल रूप से उनका लगाव जो था वो था कला में। इनको लगाव था, इसलिए कला में ये ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए ये इस कॉलेज में ये फेल हो गए। तो इनके पिता ने 1903 में इनका विवाह करा दिया। इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया, अभी मैंने बताया, उसका नाम था सुधीरा देवी, और उनसे एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था गौरी। लेकिन इनको जो सुन रखा था, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसका नाम है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये 1905 में ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट आए, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में आए 1905 में। जब ये 1905 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट आए तो अपने साथ एक चित्र लेकर के आए, तो उस चित्र का नाम था महाश्वेता का चित्र। उस चित्र का नाम क्या था? महाश्वेता का चित्र। याद रखेगा, 1905 में जब ये आए तो अपने साथ में ये चित्र लेकर के आए, तो उस चित्र का नाम था महाश्वेता, ठीक है, ध्यान रखेगा। इन्होंने आकर के महाश्वेता नाम, चित्र का नाम क्या है? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए महाश्वेता का चित्र भी लाए थे। इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ई.वी. हैवेल को दिखाया तो बहुत प्रसन्न हुए, और इन्होंने ई.वी. हैवेल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1905 में, तो 1905 में अभी भी प्रिंसिपल जो थे वो ई.वी. हैवेल थे, और वाइस प्रिंसिपल जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो दोनों ने इन चित्रों को देखा, बहुत खुश हुए और उनको दाखिला दे दिया, और इन्होंने चित्रकारी करना शुरू कर दिया। कहां?
कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ये सर, चित्रकारी जो ठीक है सर। क्या सुनीता बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को दिख रहा है? बताएं पहले आप लोग। दिख दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है तो उनको प्रॉब्लम उनको सुनते हैं। तो अगर नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है और उनको नहीं दिख रहा तो इनके नेट में प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ से अगर आप लोग को सबको नहीं दिखता है तो इसका मतलब कि मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, खैर बात ये होता है ना, कंसंट्रेट रहता है। आप अपनी बात रखो ठीक है, लेकिन आप स्पीकर ऑन करके आप तुरंत अपनी बात पूछ सकते हो। लेकिन आप स्पीकर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आप सुन रहे हैं, बच्चे होता तो आवाज आती है। दाखिला लेने के लिए महाशिवता का चित्र लेके आए थे और इसको देख करके दोनों ने इनको दाखिला दे दिया और यहाँ पर चित्रकारी करने लगे। तो यहाँ पर जो चित्रकारी करते थे वो प्रारंभ में रामायण विषय चुना था इन्होंने। क्या चुना था इन्होंने? रामायण विषय, रामायण विषय चुना था। ठीक है, और जबकि शुरुआत में क्या था इनका, रामायण पे, लेकिन उन्हें सिद्धि किस पे प्राप्त की थी? शिव पर। आगे जब ये और आगे बढ़ेंगे तो शिव सिद्धि कलाकार बन गए थे। अगर क्वेश्चन आता है कि नंदलाल बसु किस प्रकार के कलाकार थे, तो कहेंगे शिव सिद्धि कलाकार। शिव, तो क्या कहेंगे? शिव सिद्धि कलाकार थे। आप ये लगाएंगे शिव सिद्धि कलाकार। लेकिन अगर कहा जाए कि इन्होंने प्रारंभ में किस पर विषय पर काम किया, तो कहेंगे रामायण पर इन्होंने काम किया। तब इन्होंने एक चित्र बनाया 1907 में, सती। क्या चित्र बनाया? 1907 में इन्होंने एक चित्र बनाया था, सती। और 1908 में बनाया था सती का देह त्याग। दो चित्र इन्होंने बनाए। उन्नीस सौ सात में सती चित्र बनाया, 1908 में सती का देह त्याग चित्र बनाया। इस चित्र को इन्होंने कलकत्ता के इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट, यानी जो वहां की संस्था थी, तो इन्होंने इस चित्र को इन्होंने किसमें रखा था? इन्होंने इस चित्र को जो रखा था वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, बिल्कुल सही है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने यहां पर अपने चित्र रखा, यानी इसमें इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, सॉरी इस चित्र को रखा। तो इस संस्था ने, ध्यान देना, इस संस्था ने इनको 500 रुपये का इनाम दिया। इस संस्था ने इनको 500 रुपए का इनाम दिया। तो सर भाई नाम किसका हुआ? नाम हुआ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। किसका नाम हुआ भाई? सीधी सी बात है, कहां का छात्र है ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का ये छात्र है। तो किसके नाम हुआ? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का नाम हुआ। सीधी सी बात है। तो 500 रुपए तो इस संस्था ने दिया। किसने दिया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने। और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट ने कह दिया कि तुम 1910 तक की, ठीक है, यानी जब तक यार तुम पढ़ सकते हो, तो इनको 60 रुपए मासिक इनको छात्रवृत्ति क्या प्रदान की गई? 60 रुपए मासिक इनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई कि अब तुम छात्रवृत्ति से, यानी कॉलेज ने इनका खर्चा उठा लिया कि अब तुम जो है कॉलेज की तरफ से तुमको 60 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी और तुम यहां पर पढ़ सकते हो। तो इस तरह से इनको जो है कॉलेज ने भी इनको आश्वासन दिया और 1910 तक की लगातार यहाँ पर
चित्रकारी करते रहे और चित्र बनाते रहे और किसके शिष्य बने? बने अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बने। और इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर इनके कला गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अब क्योंकि अवनीनाथ से संपर्क था, अवनीनाथ के बहुत करीब हो गए थे, बहुत इनके बहुत होनहार स्टूडेंट थे नंदलाल बसु, तो ये इसी तरह आते आते इनके चाचा से इनका संपर्क हो गया और चाचा का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। यानी अवनीनाथ टैगोर के चाचा संपर्क हुआ कब? 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब संस्था खोला। ठीक है, तो इस संस्था का 1919 में बसु को अध्यक्ष बनाया गया था। 1919 में नंदलाल बसु को अध्यक्ष बनाया गया था विचित्रा क्लब का। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत करीब हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर के करीब हुए तो अब एक और संस्था खोली गई। 1919 से 1922 में उस संस्था का नाम था गीतांजलि। याद रखिएगा, 1917 कह रहे हैं, 19 नहीं, 1917 से 1922 के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी? गीतांजलि संस्था खोली। ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि संस्था खोली 1922 के अंदर। ठीक है, और इसी में रहते हुए इन्होंने गीतांजलि की संस्था के में रहते हुए बाद में गीतांजलि संस्था के अध्यक्ष बने। कौन बना? नंदलाल बसु बने। और यहीं पर वो चित्रकारी करते थे। ठीक है, इसी बीच में एक संस्था और थी, उस संस्था का नाम था ओरिएंटल। क्या नाम था उस संस्था का? नाम था, ध्यान दीजिएगा, इसी बीच में एक संस्था और खोली गई थी, उस संस्था का नाम था ओरिएंटल करके है, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट। वहां के कुछ समय के लिए प्रिंसिपल भी बने थे। किससे? गीतांजलि संस्था से पहले ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ करके त्यागपत्र दे करके गीतांजलि को में आकर के यह अध्यक्षता की और यहीं पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी चित्रकारी की और इस तरह से शांति निकेतन से इनका आना जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में थे ये 1924 में, 1924 से 26 2 साल के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर और प्लस बसु कहां निकले? विश्व भ्रमण पर निकले। यानी नंदलाल बसु और रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भ्रमण पर निकले। ये कहां गए? ये चीन, जावा, सुमात्रा, ठीक है, जावा, सुमात्रा और जापान, यानी विभिन्न देशों का इन्होंने दौरा किया और इन बीच में इन्होंने हर देश की इन्होंने कला को सीखा। चीनी कला सीखा इन्होंने, जावा की सीखा, सुमात्रा की सीखा और यहां तक कि जापान में जाकर के काउंट ओकाकोरा, याद रखिएगा, काउंट ओकाकोरा कंपो आराई से, क्या है? जापान में काउंट ओकाकोरा और काम्पो आराई में ये दोनों, इन दोनों से नंदलाल बसु ने जापानी कला सीखा। ठीक है, इससे पहले जापानी कला जो जानता था वो इनके गुरु थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने हिसिंदा, मैंने बताया था आपको, और
नाम बताइए, हिसिंदा और जल्दी नाम बताओ। सर याकोहामा ताइकान। बिल्कुल सही, याकोहामा ताइकान और हिसिंदा से इन्होंने चित्रकारी सीखी थी। अब सवाल मैंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा मैंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा है कि अगर क्वेश्चन आता है कि याकोहामा ताइकान हिसिंदा से, यानी जापानी कला ये इन्होंने किसको सिखाई थी, या अनिल टैगोर ने किससे सीखा था, तो आप कहोगे हिसिंदा और याकोहामा ताइकान, ये बताओगे आप। लेकिन अगर आता काउंट ओकाकोरा और काम्पो अराई, दोनों में से कोई एक दे दे या दोनों दे दे, तो आप कहोगे किससे सीखा, तो कहोगे नंदलाल बसु ने इनसे सीखा था। ठीक है, तो इस तरह से जापानी कला इन्होंने सीखा और ये वापस आ गए। वापस आने के बाद ये फिर कुछ समय तक यहीं रहे, मतलब शांति निकेतन में रहे। फिर ये चले गए भारत के गांव गांव का दौरा किया इन्होंने। 1926 के बाद भारत के गांव गांव का दौरा किया। ठीक, तब इन्होंने एक चित्र बनाया और चित्र का नाम है संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है इनका। कौन सा है चित्र, मैंने बताया कौन चित्र है ये, संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं। किसका चित्र है, तो आप कहोगे नंदलाल बसु का चित्र है ये। ठीक है, तो 1926 में भारत के गांव गांव का दौरा किया और इन्होंने तब इसको देखा, गांव की स्थिति को देख करके इन्होंने संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं वाला चित्र इन्होंने बनाया। फिर 1934 में ये लंका भी गए थे, ये पद्मा नदी के दर्शन किए थे। कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत दौरा किया है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में रहते थे ज्यादातर ये। लेकिन भारत में राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया है। अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक जीवन क्या है। ठीक है, इनका नंदलाल बसु का राजनीतिक जीवन से कहां जुड़ा हुआ है। राजनीतिक जीवन से अगर हम बात करते हैं, इनके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो इनका संपर्क हुआ गांधी से 1920 में। क्यों, क्योंकि गांधी ने 1920 में एक आंदोलन हिंदुस्तान में छेड़ रखा था, एक आंदोलन छेड़ रखा था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था, असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी के साथ ये असहयोग आंदोलन में बसु शामिल थे। तो इस आंदोलन में गांधी के साथ शामिल थे। इन्होंने गांधी के साथ जगह जगह उन्होंने चरखा चलाया था। तो याद रखिएगा, गांधी के साथ 1920 में शामिल थे और इन्होंने चरखा चलाया था। तो इस तरह से गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में गांधी का इन्होंने साथ दिया था। फिर इसके बाद 1930 में, ठीक है, फिर बात करते हैं 1930 में। 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में भी ये शामिल थे। तो बात हो रही है कि गांधी के साथ शामिल थे, तो ये गांधी ने ये आंदोलन कहां से कहां चलाया था। गांधी ने ये आंदोलन गुजरात के अहमदाबाद से,
गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद में इनका साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से इनको जाना कहां था? इनको जाना था नौसारी, ये जिला है। अहमदाबाद जिले से इनको नौसारी जाना था, और नौसारी में क्या था? दांडी। नौसारी में दांडी। तो इन्होंने गांधी के साथ दांडी यात्रा में शामिल थे। ये गांधी के साथ दांडी यात्रा में शामिल थे। गांधी आगे आगे, पीछे पीछे गांधी के समर्थक है। तो इन्होंने उस दृश्य को देखा कि गांधी डंडा पकड़े और लोग भागे चले जा रहे हैं। तब इन्होंने 1930 में बसु ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था दांडी यात्रा का चित्र। दांडी यात्रा का चित्र बनाया था। ठीक है। तो 1930 में बसु ने दांडी यात्रा का चित्र बनाया, और इस चित्र को देख करके बाद में आजादी के बाद भारत सरकार ने वही दांडी वाले चित्र को पुरानी 500 की मुद्रा पर लंबे समय तक चला, और 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मुद्रा को बंद कर दिया था, जिसका नाम था 500 की मुद्रा। ठीक है। तो ये दांडी यात्रा वाला जो चित्र है, दांडी यात्रा वाला जो चित्र है, किसने बनाया था सबसे पहले? तो कहेंगे नंदलाल बसु ने बनाया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इनकी राजनीतिक जीवन की बात चल रही है केवल। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 36 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, हर साल होता, भी होता कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक, ठीक है। तो वार्षिक अधिवेशन जब लखनऊ में हुआ था, उस समय वहीं पर उपस्थित था, और लखनऊ में इन्होंने लगाई थी प्रदर्शनी। ठीक है। इस अधिवेशन में गए, नेहरू से मिले, नेहरू ने इनकी प्रदर्शनी देखने आए थे। तो नेहरू जो है 1936 में ये बसु के चित्रों की प्रदर्शनी देखी थी। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से नंदलाल बसु ने जो है लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के को अपने चित्रों को दिखाया था। इसके बाद 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए ध्यान दें। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? तो आप कहोगे यह अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। कहां हुआ था? महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। ये हिस्ट्री होते तो मैं बता देता कि ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो एक गांव में हुआ था। गांव में, तो गांव में होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो फैजपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहां उनकी अध्यक्षता से कोई मतलब नहीं है। इसमें बसु ने क्या किया था? 1937 में बसु ने, ठीक है, इसका तोरण द्वार व मंच तैयार किया था।
तोरण द्वार का मतलब क्या होता है? द्वार मतलब होता है रास्ता जाने का, तो तोरण का मतलब होता है मेहराब, ऐसे ऐसे करके, इस तरह से इसको कहते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं? इस तरह से तोरण द्वार। इन्होंने इस तरह का तोरण द्वार बनाया था, यानी जाने का रास्ता जो दिया था, और एक मंच भी तैयार इन्होंने ही सुसज्जित किया था, इन्हें तैयार किया था। तो इस तरह से 1937 में इन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने ये काम भाग भी लिया था, इन्होंने इसको जो है तोरण द्वार और मंच को तैयार किया था। ठीक। फिर 1938 में, इसमें 1938 की बात करते हैं। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। उन्नीस सौ 38 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, अधिवेशन ये हुआ था हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? तो कहेंगे गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये अध्यक्ष। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सुभाष चंद्र बोस वाले से मतलब नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया है। यहां इन्होंने किया क्या था? इन्होंने यहां पर 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने पंडाल, जो पंडाल होता है, पंडाल को सुसज्जित किया था तथा पोस्टर तैयार किया था। ठीक है। तो इन्होंने 1938 में इन्होंने पंडाल को सुसज्जित किया था, यानी जो पंडाल बनाया गया था उस पंडाल को सुसज्जित किया था, और साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? जो पोस्टर बनाया था। अब इन्होंने जो पंडाल में सुसज्जित किया, पोस्टर बनाया, उनमें इन्होंने क्या चित्र बनाया था वो देखना। इन्होंने इसमें भारतीय ग्राम जीवन का चित्रण किया था। क्या किया था इसमें? पोस्टर और इन दोनों में इन्होंने, यानी इस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1938 वाले में, इसमें इन्होंने भारतीय ग्राम जीवन का चित्रण किया था। इन्होंने भारतीय ग्राम जीवन का चित्रण किया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने राजनीति में भाग लिया। अभी एक और है, और वो है 1940 का पल्ली अधिवेशन, पल्ली किसान अधिवेशन। 1940 में में पल्ली किसान सम्मेलन हुआ था, यानी केवल इसमें किसान शामिल थे, किसानों का एक सम्मेलन था, और इसमें ये भी शामिल थे। तब इन्होंने एक चित्र बनाए, इन्होंने यहां पर भी चित्र बनाए थे, और वो था किसानों पर आधारित। क्या था? उस चित्र का नाम था किसान जीवन पर चित्रण। इन्होंने इसमें किसान जीवन पर चित्रण किया। ध्यान दीजिएगा, पल्ली किसान अधिवेशन में इन्होंने पल्ली किसान जीवन पर चित्रण किया था, इस तरह से। ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? मैंने यहां लिखा है क्या? क्या लिखा मैंने? नोट। आप नोट करके लिखेंगे। आजादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, बसु ने संविधान की पांडुलिपि मुख पृष्ठ पर, यानी बसु ने संविधान की पूरी पांडुलिपि और मुख पृष्ठ पर, ठीक है, मुख पृष्ठ पर चित्रण का कार्य किया था। इसमें बसु ने
कुल कितना लिखा मैंने 22, कुल 22 चित्र बनाए थे। नोट कर लें क्या है, स्वतंत्रता के बाद बसु ने संविधान पर इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो कुल 22 चित्र बनाए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है इनकी राजनीतिक जीवन की कहानी से जुड़ा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, नंदलाल बसु ने भित्ति चित्रण पर भी काम किया है। ठीक है, देखते हैं। नंदलाल बसु का भित्ति चित्रण कार्य क्या किया इन्होंने 1910 से पहले या पहले 1910 में, इन्होंने 1910 के आसपास या पहले बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में 1910 में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में अजंता शैली में भित्ति चित्र, भित्ति लिखी दो पहले ही, भित्ति चित्र गंगावतरण बनाया था। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, भित्ति चित्र गंगावतरण 1910 में, या 10 से पहले कह सकते हैं, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इन्होंने एक चित्र बनाया था, गंगावतरण। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1910-11 में अजंता गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी। जो दीवारों पर बनी थी उनको लेकर के उन्होंने अनुकृतियां तैयार की थी। नेक्स्ट 1917 में, ठीक है, 1917 में विज्ञान मंदिर कलकत्ता, विज्ञान मंदिर कलकत्ता पर भित्ति चित्रकारी की थी। ठीक है, 1917 में विज्ञान मंदिर कलकत्ता पर भित्ति चित्रकारी की थी। फिर 1921 में बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी। क्लियर हो रहा है, 1921 में बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार की थी। नेक्स्ट 1928 में शांति निकेतन में, ठीक है, 1928 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव, हल शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव के समय इटालियन शैली में, इटालियन शैली में भित्ति चित्रकारी की थी। याद रखिएगा, 1928 में इटालियन शैली में इन्होंने भित्ति चित्रकारी की थी। ठीक है, नेक्स्ट 1933 में शांति निकेतन के पुस्तक भवन में राजस्थानी शैली में भित्ति चित्रकारी की थी। नोट कर लीजिएगा, शैली में भित्ति चित्रकारी की थी। ठीक है, 1933 में शांति निकेतन के पुस्तक भवन में इन्होंने राजस्थानी शैली में भित्ति चित्रकारी की थी। क्लियर? एक और लास्ट 1942 में, ठीक है, 1942 में शांति निकेतन में, 1942 में
शांति निकेतन में, शांति निकेतन में चीनी शैली में जलता हुआ देवदार, चित्र का नाम क्या है? जलता हुआ देवदार और नटी की पूजा। कौन सा चित्र है? जलता हुआ देवदार और नटी की पूजा, भित्ति चित्र शैली में जलता हुआ देवदार, जलता हुआ देवदार तथा नटी की पूजा का भित्ति चित्र बनाया था। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं सारा। मैंने कहा है कि 1910-11 में अजंता की इन्होंने अनुकृतियां तैयार की थी। ठीक है, 17 में विज्ञान मंदिर कलकत्ता भित्ति चित्रकारी की थी। 21 में बाघ गुफा पर अनुकृतियां तैयार की थी। 28 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव के समय इटालियन शैली में भित्ति चित्रकारी शांति निकेतन की दीवारों पर किया था। 33 में शांति निकेतन में पुस्तक भवन जो शांति निकेतन का था उसमें राजस्थानी शैली पर भित्ति चित्रकारी की थी। इसी तरीके से 1942 में शांति निकेतन में चीनी शैली में जलता हुआ देवदार और नटी की पूजा का भित्ति चित्र बनाया था। यानी कहने का मतलब मेरा है कि इन्होंने जो चित्रकारी की है वो भित्तियों पर भी की है और बहुत सारी की है। क्या क्या किया मैं अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन भित्तियों पर मैंने एक जगह बता दिया है जो दीवारों पर इन्होंने काम किया है। अब इनकी लेखन कला बात करते हैं, अब बात करते हैं इनकी लेखन कला पे। इनकी लेखन कला पे बात करते हैं। इनका लेखन कला, इनकी 2 पुस्तकें थी और उन्होंने पहले पुस्तक देख लेते, बाद में इनकी लेखन पे कहां कहां इन्होंने इस पर लेख लिखा है। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम शिल्प कला। इनकी पुस्तक है नंदलाल बसु की पुस्तक, एक का नाम है शिल्प कला, शिल्प कला, और एक का नाम है शिल्प कथा। क्या नाम है? शिल्प कथा। ये इसमें क्या है, जो चित्र बनाया जाता है उस चित्र की पूरी नाप जोख, उसका साइज, ठीक है। तो इसमें चित्र की माप जोख, क्या लिखा मैंने? इसमें चित्र की माप जोख यानी जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगी, ठीक है, या कह सकते हैं मापदंड या मापदंड का उल्लेख है। इसमें क्या है, इसमें रंगों का उल्लेख है, किस तरह का रंग प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो शिल्प कला और शिल्प कथा ये 2 इनकी पुस्तकें हैं। इसमें पहले वाले में चित्र में मापजोख या मापदंड है और दूसरे वाले में रंगों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने लेख लिखा है, ध्यान दें, इन्होंने लेख भी लिखा है और लेख का लिखा है 1940 में। इनका पहला लेख है 1940 में, ठीक है। 1940 में सजावटी नाम से, 1940 में सजावटी नाम से लेख लिखा था, ठीक है। इन्होंने 1940 में सजावटी नाम से लेख लिखा। 1943 में मायावती अद्वैत, क्या है? मायावती अद्वैत के नाम से लेख लिखा। ये नाम है मायावती अद्वैत, ठीक है, के नाम से लेख लिखा। फिर इसके बाद 1948 में, सही है, 1948 में
अब की इन्होंने कला गुरु अवनींद्र नाथ के नाम पर लेख लिखा था। तो इस तरह से 1948 में कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर के नाम पर इन्होंने लेख लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने भित्ति चित्रकारी की, इन्होंने राजनीतिक जीवन में भाग लिया, इन्होंने विश्व भ्रमण किया, इन्होंने भित्ति चित्रकारी का, इन्होंने लेख पर भी काम किया, पुस्तक भी लिखी। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने न हल्के न गहरे रंग का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने मौलिक रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान रखना। नंदलाल बसु ने मौलिक रंग, जो मौलिक मूल जो रंग होते हैं, मौलिक रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, और इन्होंने विभिन्न विधि पर काम किया है। कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं। ठीक है, इन्होंने विधियां, इन्होंने जल रंग पे, टैल रंग पे, स्याही पे, कोलाज पे, कोलाज जानते होंगे, कागज की कतरनों को काट करके चिपका करके जो चित्र बनाएंगे उसे कोलाज भी कहते हैं। ठीक है, कोलाज पे, टेम्परा पे, क्या है, टेम्परा पे, गत्ते, गत्ते नहीं होते कागज के गत्ते, गत्तों पर। ठीक है, हो गया स्याही, हो गया गत्ता, हो गया। और क्या है, पेंसिल, पेंसिल से, कलर पेंसिल, यानी विभिन्न काम, इन्होंने विभिन्न विधियां पर, विभिन्न चीजों पर उन्होंने काम किया है। इस तरह से इन्होंने लगभग, कितना लिखा मैंने, लगभग 10,000 चित्र बनाए थे इन्होंने। मैं लिख देता हूं लगभग इन्होंने 10,000 से अधिक चित्र बनाए थे। आप समझ लीजिए 10,000 तक इन्होंने चित्र बनाए थे। अब इनके सब चित्र तो नहीं बता, पहले यहां समझ लें 10,000 चित्र बनाए थे। ठीक है, और बसु पहले कलाकार थे जिनके चित्रों पर रंगीन डॉक्यूमेंट्री, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। डॉक्यूमेंट्री मतलब है कि एक रंगीन छोटी फिल्म। ठीक है, रंगीन के चित्रों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। किसके, पहली बार किसके, तो कहेंगे नंदलाल बसु के। अब आइए बात करते हैं नंदलाल बसु के चित्र है कहां, तो मैं इसे बता देता हूं। नंदलाल बसु के चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नोट कर लीजिए आप, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन, भारत कला भवन। ठीक है, तो भारत कला भवन कहेंगे तो कहेंगे आप बनारस, भारत भवन तो कहेंगे भोपाल, और बीएचयू यानी बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी इनके चित्र सुरक्षित है। फिर सुन लिए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसके अलावा भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन बनारस, और बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनके आज भी चित्र सुरक्षित हैं। अब इनके बहुत सारे चित्र, कुछ महत्वपूर्ण चित्रों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या है, देखें प्रमुख चित्र, उन्नीस सौ सात में सती, 1907 में सती, 1908 में सती का देह त्याग, सती का
देहत्याग। 1909 1909 गांधारी, भीष्म, गांधारी भीष्म, ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा, पूरा क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। और क्या है, सावित्री और यम, सावित्री और यम, और यम, नौका विहार, नौका विहार, ठीक है। फिर 1910 1910 में पद्मिनी और भीम सिंह, पद्मिनी और भीम सिंह, और कौन है, एकलव्य। ऑब्लिक तक मतलब दूसरा चित्र है, ठीक है। एकलव्य 1911 1911 धनुर्विद्या, धनुर्विद्या सिखाते द्रोण, धनुर्विद्या सिखाते सिखाते द्रोण। 1912 पार्थसारथी, पार्थसारथी। 1913 उमा की जल समाधि, उमा की जल समाधि। और कौन सा है, शिव का विस्पान, शिव का विस्पान, शिव का विस्पान। 1914 में अंग्रेजी है, में है 1914 मिथ्स, क्या है, मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज, मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज, हिंदूज, ठीक है ये। उसके बाद देखते हैं 1915 में इनका चित्र नहीं है। 1916 मीराबाई। 1917 में इनका चित्र है कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, ठीक है। 1917 में कृष्ण अर्जुन। 1923 तूफानी रात, 1923 तूफानी रात। 1925 में कौन सा चित्र इनका है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। 1926 कट तो नहीं रहा है, 1926 में है चित्र गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, किसका है, अवनींद्र का चित्र, अवनींद्र का चित्र मतलब आप लिख लीजिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र। 1927 में चित्र है इनका, 27-28 में नहीं है, 29 शांति निकेतन का चित्र है। 1929 में शांति निकेतन का चित्र पूछा जाएगा, वो कौन सा कलाकार है जिसने शांति निकेतन का चित्र बनाया, तो आप कहोगे नंदलाल बसु ने शांति निकेतन का चित्र बनाया है। 1930 दांडी यात्रा, अभी मैंने बताया दांडी यात्रा का चित्र और शतरंज, क्या है 1930 में दांडी यात्रा और शतरंज खेलते हुए, मैं इधर नीचे लिख देता हूं। 1930 में दांडी यात्रा, शतरंज खेलते हुए। अभी और चित्र हैं, ठीक है, देखते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 1930 के बाद 1931 ग्रीष्म, बसंत, ग्रीष्म, बसंत
पतझड़, पतझड़, संध्या, संध्या, ये 31 बने हैं। इसके बाद 1932 में काली का नृत्य, 1932 में काली का नृत्य और दुर्गा, क्या है, दुर्गा का चित्र, दुर्गा का चित्र। 1932 हो गया, 1932, 1938 गुरुदेव नर्तकी, 1938 गुरुदेव व नर्तकी, 1938। उसके बाद 1941 सरस्वती, 1943 मायावती, ये स्थान का नाम है, मायावती और हजारीबाग ये दोनों स्थान हैं, ठीक है। मायावती जो है आपका ये स्थान है, ध्यान रखिएगा। 1943, 1944 राम किंकर बैच का चित्र, 1944 राम किंकर बैच का चित्र, ठीक है। 1946 पुष्प लिए महिला, ठीक है, 1946 पुष्प लिए महिला। नेक्स्ट 1947, 1947 लकड़बग्घा, मैं यहां देता नीचे, लकड़बग्घा 1947 में लकड़बग्घा। 1950 में संथाल नृत्य, 1950 में संथाल नृत्य, 1950 में संथाल नृत्य। 1953 में अरहर का पौधा, 1953 में अरहर का पौधा। 1955 में बकरियां, 1955 में बकरियां। और लास्ट 1956 में रिटर्न ऑफ बुद्धा, रिटर्न ऑफ बुद्धा। देखो ये चित्र अब आपको सब याद करने हैं, ठीक है। जब बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे तो दिमाग में तो बैठ जाएगा, अच्छा ये चित्र इनका है। भले एक बार दिमाग में याद ना आए, जैसे अब हमको कोई चित्र सामने आएगा तो मैं बता दूंगा ये चित्र का है, भले दिमाग में नहीं आ रहा अच्छा ये चित्र इनको हमने पढ़ा है, लेकिन जैसे ही सामने आएगा तो बता देंगे अच्छा ये फला चित्रकार का चित्र है। तो बस इसलिए मैंने पूरे लिखे कि आपकी नजर में वो चित्र रहना चाहिए। लकड़बग्घा किसका है, अरहर का पौधा किसका है, बकरियां किसका है, दांडी यात्रा किसका है ना, पारसारथी चित्र है, और एक और चित्र देवदासी, ठीक है। एक चित्र इनका और है देवदासी, लिख लीजिएगा देवदासी। शायद ये कोलाज पे है, शायद मेरे ख्याल से ये कोलाज पे चित्र इनका है शायद, ठीक है। अब रीता प्रताप ने कोलाज पर ही शायद कोलाज पे है, हाँ। तो ये ऐसे चित्र हैं, जैसे इसमें जो है अरहर का पौधा, बकरियां, ये जल रंग पे है, कुछ इसमें स्याही पर है, मैंने बताया ना आपको स्याही पर है। तो आप क्या कहते हैं उसमें रीता प्रताप में दिया हो तो आप उससे देखकर कुछ नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, फैक्ट वाली चीज तो आप कहीं भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग कल अब नहीं रहेगी, अब आपकी क्लास सीधे मंडे को रहेगी, ठीक है। और संडे को जो लोग टेस्ट में शामिल है उनका टेस्ट संडे को होगा। जो शामिल हैं, जो शामिल होना चाहते हैं वो अभी मुझसे संपर्क करके शामिल हो सकते हैं। 5 हो चुकी हैं, 5वां साल करवाएंगे। अब किसी कुछ कह रहे तो मुझे बताए, बता भाई। आज का वर्गीकरण बढ़िया था, किसका? आज का सर वर्गीकरण बढ़िया था। अरे
वर्गीकरण तो डेली बढ़िया होता है। चल में क्या होता है कि कोई इंटरेस्टेड होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना सबको सर पड़ता है। सर हर दिन का अच्छा होता है, हर दिन की क्लास अच्छी होती है सर। अच्छा तो है, लेकिन आज मैंने थोड़ा ठहर के पढ़ाया है, बात ये है और कोई बात नहीं है। पढ़ाया मैंने लगातार ठीक, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। अगर मैं उनको अगर स्पीड न ले, जैसे राजा वर्मा है, अनिल टैगोर का स्पीड न लेता तो 1.5 घंटे में ऊपर जाते। ठीक है, इसलिए और कोई बात नहीं थी। अगर यही अगर हम ठहर करके, जैसे किसी को और भी ठहर करके पढ़ाते तो ये 1.5 घंटे का 1.25 घंटे का लेक्चर हो जाता है। लेकिन होता क्या है ना, बहुत देर लोग रुक नहीं पाते हैं। चलिए, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।